हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में जर्नल चैप्टर शुरुआत किया था लास्ट क्लास में, जो कि हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हमने देखा था कि जर्नल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग जर्नल क्यों प्रिपेयर करते हैं और जर्नल का अकाउंटिंग से क्या संबंध है। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग बेसिक ट्रांजैक्शंस की जर्नल सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का क्लास। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो क्विकली हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि जर्नल को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना। इसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। इसे डे बुक भी बोलते हैं। डे बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि डे बुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, इसीलिए जर्नल को डे बुक भी बोला जाता है। इसे सर ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो भी अकाउंटिंग में जो भी फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, तो फर्स्ट टाइम होता है, इसीलिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। ठीक है। और डे टू डे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, इसीलिए इसे डे बुक बोला जाता है। इसमें कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें हम लोग डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसका मेथड यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए। अब डबल एंट्री सिस्टम मेथड हमें बताता है कि जो भी अकाउंटिंग होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। और उसके बाद हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का एप्लीकेशन करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि किस अकाउंट्स को डेबिट करना है, किस अकाउंट्स को क्रेडिट करना है। अब डेबिट और क्रेडिट के लिए दो रूल्स है, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल मेथड से हमें बताता है कि अकाउंट्स जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है व्यक्ति से संबंधित खाता, रियल अकाउंट जो होता है वो वस्तु यानी एसेट से संबंधित अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट होता है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या रूल है? ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है कि रिसीवर को डेबिट करना है, यानी डेबिट द रिसीवर, यानी जो व्यक्ति कुछ रिसीव करता है उसे हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट करते हैं गिवर को, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या नियम है? तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है हम उसे डेबिट करते हैं, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का सारा एक्सपेंसेस और लॉस को हम डेबिट करते हैं, और सारे इनकम और गेन्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 भाग में क्लासिफाई किया गया है, जिसे हम क्लियर के नाम से जानते हैं: सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट, आर फॉर रेवेन्यू। सर इसमें क्या रूल है डेबिट और क्रेडिट का? तो देखो क्लियर में हमने क्या किया, दो ग्रुप में सब डिवाइड किया था, दो ग्रुप बना दिया था दोस्त का। एक तो कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू का एक ग्रुप था, और दूसरा एसेट और एक्सपेंसेस का एक ग्रुप था। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रूल बनाए थे। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू क्या बोलता है कि जब हम बढ़ेंगे ना तो हमें क्रेडिट कर दो, यानी जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमें क्रेडिट कर दो, और डिक्रीज करेंगे तो क्या करो? उल्टा कर दो, यानी डेबिट कर दो। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू क्या बोलता है? जब हम इंक्रीज करेंगे तो डेबिट करो, और जब हम घटेंगे तो क्रेडिट करो। और एसेट और एक्सपेंसेस क्या बोलता है? एसेट और एक्सपेंसेस बोलता है कि सर जब हम बढ़ेंगे तो डेबिट करो, और जब हम घटेंगे तो क्रेडिट करो। तो ये हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में दोनों मेथड पढ़े थे। सर हम लोग जर्नल में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? हमेशा हम लोग मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करेंगे, यानी क्लियर का जो रूल्स है वो अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है। अब सर ये जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होता है वो कैसे पहचानते हैं? तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में दो अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पर इसमें डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम जो है बैलेंस शीट के अप्रोच से करते थे, यानी जो भी करते थे वो कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट में कैटेगराइज करते थे। बट जर्नल में जो हम लोग करना है कैटेगराइज, वो हम 5 टाइप में कैटेगराइज करेंगे, यानी कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और एसेट और एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ये हम लोग का जो अप्रोच है वो रहने वाला है। ठीक है। चलो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जर्नल का मीनिंग क्या होता है। तो जर्नल वो बुक होता है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। जर्नल एक बुक है जिसमें क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड होती है, वो भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? यानी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर, डेट वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल एक बुक है, जर्नल एक किताब है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डिंग होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो भी फर्स्ट टाइम। इसीलिए इसे बुक्स ऑफ फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है, इसीलिए इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला गया है।
जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब देखो जो ओरिजिनल होता है वो फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड होता है वही तो ओरिजिनल होता है, उसके बाद तो वहां से उधर कॉपी करो, उधर से उधर कॉपी करो, तो वो ओरिजिनल रहा कहां। इसीलिए जर्नल को हमेशा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला गया है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सर ये जर्नल वर्ड आया कहां से, तो देखो जर्नल वर्ड आया फ्रेंच से डिराइव हुआ है, एक फ्रेंच वर्ड है जूड, JOUR। यार सर ये जूड का मतलब क्या होता है? जूड का मतलब होता है डे, जो इंग्लिश में आप लोग जानते हैं डे का मतलब क्या होता है, यानी डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ये जूड वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जहां से ये जर्नल वर्ड बना। इसीलिए जर्नल को हम लोग डे बुक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर दिन जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। अब देखो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जर्नल, अब एक दिन में लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो सारा एक ही बुक में रिकॉर्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए आगे चल के लिमिटेशन पढ़े थे कि जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिग डेटा होता है, तो वहां पे जर्नल जो होता है वो डिफिकल्टी अराइज होता है जर्नल को के लिए। तो वहां पे इसीलिए जर्नल को बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, 8 भाग में डिवाइड कर दिया गया। उसे हम सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं, यानी जर्नल आर कैटेगराइज इन 8 कैटेगरी। उसे हम सब्सिडरी बुक, जो हम लोग का चैप्टर है उसमें आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हमने बात की थी कि जर्नल की एडवांटेज क्या है, यानी बेनिफिट क्या है। तो जर्नल हमें अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करता है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जर्नल हमें क्या प्रोवाइड करता है सर? जर्नल हमें एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करता है, वो भी सिस्टमैटिक मैनर में, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब इस जर्नल करने से हमें फायदा क्या मिलता है? तो सर गलतियां होने के चांस कम होते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस को हम अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो छूटने का, मिस्टेक होने का चांस कम हो जाता है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर क्या होता है, रिड्यूस होता है। जो गलती होने का चांस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और तीसरा, जर्नल हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में अच्छे से जानकारी प्रोवाइड करता है, यानी ये प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और चौथा सर, ये लेजर पोस्टिंग में मदद करता है, क्योंकि बिना जर्नल का हम लेजर तो बना नहीं पाएंगे। तो 4 बेनिफिट हमने सीखा था कि अकाउंटिंग डेटा जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रोवाइड करता है, एरर गलतियों को कम करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अच्छे से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, और लेजर पोस्टिंग में मदद करता है। सर उसके बाद हमने लिमिटेशन पढ़ा था कि जर्नल में क्या सब कमियां हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके लिए सुटेबल नहीं है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, इसीलिए सब्सिडरी बुक बनाया है जर्नल को 8 भाग में बांट के। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग। देखो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा। कैश बैलेंस जर्नल से तुम पता नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुमको लेजर प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, इसीलिए कैश बैलेंस आप रिवील नहीं कर सकते हो, कैश बैलेंस का पता नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है, और पहली बात, जर्नल करने से ऐसा नहीं कि आपको लेजर नहीं करना पड़ेगा, लेजर तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। ठीक है, तो ये 4 लिमिटेशंस है। पहला तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये उतना सुटेबल नहीं है, टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग है, कैश बैलेंस का पता नहीं चलता, और ये लेजर के लिए सुटेबल नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि फंड्स, कभी कभी आपको 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाएंगे कि जर्नल के फंक्शंस बताओ, जर्नल के ऑब्जेक्टिव बताओ, जर्नल के फीचर बताओ, तो सब एक ही है। और वो जो हमने एडवांटेज पढ़ा था उसी में से हम निकाले हैं कि सबसे पहला बात तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताता है, अकाउंटिंग डेटा देता है, मेंटेन करता है, वो भी क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा, मेंटेन करता है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करता है और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, और लेजर पोस्टिंग में मदद करता है। तो वो सेम टू सेम है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था परफॉर्मा। जर्नल का परफॉर्मा क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालते हो कि किसके बुक में आप बना रहे हो, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट, यानी राम के बुक में बना रहे हो, श्याम के बुक में बना रहे हो, टाटा के बुक में बना रहे हो, अंबानी के बुक में बना रहे हो, रिलायंस, किसके बुक में बना रहे हो उसका नाम लिखो, यानी किस बिजनेस के बुक में आप बना रहे हो। फिर आप लिखते हो, हेडिंग डालते हो जर्नल एंट्री, और आप एक बॉक्स की तरह बना लेते हो। आपका 5 कॉलम होता है, एक डेट का कॉलम होता है, दूसरा पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, तीसरा लेजर फॉल्यू का कॉलम होता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट में डेट वाइज ट्रांजेक्शन डालते हो, जिस दिन आपका बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, वो डेट आप लिखते हो, एक सिस्टमैटिक ढंग से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। फिर क्या करते हैं सर, जिस अकाउंट को डेबिट करना होता है वो लिखते हैं, नाम लिखते हैं, और अकाउंट लिखते हैं और डेबिट लगाते हैं। सर इसमें हमने ये देखा था कि जो भी नाम लिखते हैं ना, उसमें पहला जो वर्ड होता है, पहला लेटर होता है, हमेशा कैपिटल में होना चाहिए।
ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जिस अकाउंट को क्रिएट करना होता है उसको क्या करते हैं, हम पुराने जमाने से ये प्रथा फॉलो करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा गैप देते हैं, उसके बाद टू लगाते हैं और तब अकाउंट लगाते हैं, जो भी नाम लिखे उसके बाद अकाउंट्स लगाते हैं। इसमें हमेशा याद रखना होता है कि किसी व्यक्ति का अकाउंट अगर होता है, जैसे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, तो सबसे पहली बात तो राम लगा के छोड़ दो, अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अकाउंट्स लगाना चाहते हो तो फिर एपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा तुमको। तो ये सब चीज हमने सीखा था। उसके बाद हमने बोला था कि देखो, अगर कोई अदर देन कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई मैनेजमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस केवल कॉमर्स वाले का ही राइट है कि बिजनेस केवल कॉमर्स वाले करेंगे, नॉन कॉमर्स वाले भी करते हैं बिजनेस। अब वो मैनेजमेंट के पोजीशन पे वो देखना चाहता है कि हमारा जर्नल किस तरह से, हमारा अकाउंटेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसको डेबिट और क्रेडिट का रूल नहीं पता है, तो एटलीस्ट उसको नरेशन तो मिलना चाहिए कि एक कंसाइज ट्रांजेक्शन का समरी तुम उसको दोगे, जिससे वो पता चलेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन किया है ये इसके लिए किया है। इसीलिए नरेशन की देना जरूरी होता है। नरेशन हम लोग बीइंग से शुरू करते हैं और जो भी नॉर्मल जो ट्रांजेक्शंस होता है उसको समराइज फॉर्म में उसको लिख देते हैं, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, अब चलो फटाफट हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत ये जो डेट और पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट है उसके बारे में 2-4 लाइन एक्सप्लेनेशन लिख लो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लिख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू लिखते चलोगे। तो सबसे पहला हमारा कॉलम क्या होता है, डेट का। सबसे पहला कॉलम क्या होता है, कॉलम 1। कॉलम 1 ये किस चीज का होता है, डेट का होता है सर। तो डेट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो जो ट्रांजेक्शन का डेट होता है, जो बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ है, डेट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो व्यावसायिक लेन देन हुआ है उसका किस दिन हुआ है वो डेट हम लोग लिखते हैं, डेट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है सर। चलो दूसरा कॉलम, कॉलम 2। तो सर कॉलम 2 था हमारा पर्टिकुलर्स का। कॉलम 2 किस चीज का था, पर्टिकुलर्स था। तो पर्टिकुलर्स में हम 2 बातें लिखते थे। सबसे पहली बात क्या थी, तो सर सबसे पहली बात तो थी कि किस अकाउंट्स को डेबिट करना है और किस अकाउंट्स को क्रेडिट करना है, यानी द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो जो अकाउंट्स डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं वो लिखते हैं, द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो जो अकाउंट्स हम डेबिट कर रहे हैं एंड क्रेडिट कर रहे हैं उसके बारे में हम बताते हैं पर्टिकुलर्स में। इसके अलावा सर, इसके अलावा हम नरेशन भी तो लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन तो देते हैं। सो नरेशन में क्या देते हैं, तो नरेशन में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन का। एक्सप्लेनेशन रहता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री। आप बोल सकते हो हमने जो एंट्री डेबिट और क्रेडिट किया है उसका एक्सप्लेनेशन रहता है, वो हम नरेशन में लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जो अकाउंट्स जो डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। जो अकाउंट्स डेबिट करते हैं उसके आप क्या करते हो, उसके राइट हैंड साइड में डेबिट लिखते हो। ठीक है, और उसका क्रेडिट जो अकाउंट्स को करते हो वो 2 से शुरू करते हो, वहां पे आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और फर्स्ट वर्ड जो होता है, फर्स्ट जो लेटर होता है वो हमेशा कोई भी अकाउंट्स हो वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं और अकाउंट्स को हम A/C के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कॉलम 3। कॉलम 3 सर, इसमें तो हम कुछ भी डिटेल नहीं डालते हैं, बट आपको समझना जरूरी होता है कि ये होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, लेजर फोलियो का पर्पस क्या है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस है, बट आपको आप जो जर्नल प्रिपेयर करोगे उसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेजर फोलियो को हम शॉर्ट में L/F बोलते हैं, लेजर फोलियो। ये क्या होता है सर, ये लेजर का पेज नंबर होता है। जिस पेज नंबर में वो जर्नल एंट्री पोस्ट हुआ है वो पेज नंबर को ही हम लेजर फोलियो बोलते हैं। यानी इसे हम क्या बोलेंगे सर, इसे बोलेंगे पेज नंबर, पेज नंबर इन विच, आप ये बोल सकते हो पेज नंबर किसका, लेजर का, पेज नंबर ऑफ द लेजर, पेज नंबर ऑफ द लेजर। यानी कि वो जो लेजर हम आगे चल के सीखेंगे उसका पेज नंबर जिसमें जर्न इन विच
जर्नल आर पोस्टेड, इन विच जर्नल इज पोस्टेड। हमने क्या बोला, वो पेज नंबर लेजर का जिसमें हम जर्नल पोस्ट किए वो पेज नंबर ही लेजर फोलियो का। तो सर एक्चुअली जर्नल बना रहे हैं तब तक तो लेजर प्रिपेयर ही नहीं किए हैं, तो हमको तो पेज नंबर पता ही नहीं होगा, तो इसीलिए हम उसे ब्लैंक रखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इसका इस्तेमाल होता है, बट डे टू डे लाइफ में जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं वो उसमें लेजर फोलियो का कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है सर। अब बात करते हैं कॉलम 4, कॉलम 4, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डेबिट अमाउंट। कॉलम 4 को क्या बोलते हैं, डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट। और चूंकि हम इंडियन करेंसी में बनाते हैं तो हमेशा रुपीज का फॉर्मेट रखते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, जो अकाउंट्स डेबिट किए उसका अमाउंट, इसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट, अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट। जो अकाउंट को हमने डेबिट किया है उसका अमाउंट जो है वो डेबिट अमाउंट में जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉलम 5। कॉलम 5 क्या होता है सर, ये होता है क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ये क्या होता है, ये होता है क्रेडिट अकाउंट के अमाउंट। जो अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो, जिस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो उसका अमाउंट इसमें जाएगा। ठीक है सर। चलो अब आप लोग एक नोट लिखो मेरे साथ। अब ये क्या है सर, अब देखो जब आप जर्नल करोगे तो देखो एक ही पेज में तो आपका जर्नल नहीं हो जाएगा, वो दूसरा पेज में भी होगा, तीसरा पेज में। तो जब आपका पेज कंप्लीट हो जाता है आपको दूसरे पेज में जर्नल एंट्री करनी है उसी बिजनेस से रिलेटेड, यानी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपको जब पेज कंप्लीट होता है तो आपको डेबिट का कॉलम और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, उस दोनों को टोटल करना पड़ता है। ठीक है, और वो टोटल हमेशा दोनों के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने सीखा है कि डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा डेबिट अमाउंट जो होता है वो क्रेडिट अमाउंट के बराबर होता है। तो ये नोट हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। इन ईच पेज ऑफ द जर्नल, इन ईच पेज ऑफ द जर्नल, यानी हम जर्नल के हर एक पेज पे क्या करेंगे, टोटल करने वाले हैं किसका, डेबिट और क्रेडिट कॉलम का। इन ईच पेज ऑफ जर्नल अमाउंट ऑफ डेबिट कॉलम, अमाउंट ऑफ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम, अमाउंट ऑफ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम, अमाउंट ऑफ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम शुड बी क्या करना चाहिए, एडेड होना चाहिए। सबको दोनों को जोड़ देंगे, शुड बी एडेड, उसको हम जोड़ेंगे। ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे, हमेशा वो जोड़ जो होना चाहिए ना, वो टोटल जो होना चाहिए शुड बी सेम होना चाहिए। एंड टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी सेम, टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम शुड बी सेम, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी सेम। सर ये आपने क्या बोल दिया, देखो अभी तक तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉलम ए जो 1 होता है उसमें हम डेट की डिटेल्स डालते हैं। यहाँ पे कॉलम 1 में डेट की डिटेल्स डालते हैं, दूसरा कॉलम में पर्टिकुलर्स किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, उसके बाद नरेशन डाल देते हैं। फिर लेजर फोलियो ब्लैंक रहता है, उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं। और डेबिट अमाउंट में डेबिट अकाउंट का अमाउंट डालते हैं, क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट अकाउंट का अमाउंट डालते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला कि जब आप टोटल करते, जब आपका पेज खत्म हो जाता है, ठीक है, तो हर एक पेज जब खत्म होता है तो आपको टोटल कर लेना है। ठीक है, और वो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखना है। जब सर अब हमारा क्वेश्चन जैसे हम 8 ट्रांजेक्शन दिया हुआ, 8 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, तब भी आपको टोटल करने हैं। यानी कि जब कंप्लीट हो जाता है आपका जर्नल तो आपको टोटल कर लेने हैं। तो आपका सर टोटल हमेशा मैच करेगा डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का। अगर सर मैच नहीं किया इसका मतलब आपने जर्नल में कुछ गलतियां किए हैं, कुछ किए हैं जिसको आपको सुधार करनी है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग फाइनली बात करते हैं कि जर्नल करते समय क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखो जर्नल करते समय बच्चों 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला मैं अगर बात करूं स्टेप 1 की, स्टेप 1, तो स्टेप 1 क्या है सर, तो स्टेप 1 है सबसे पहले कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है उसकी पहचान करना। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है उसकी पहचान करना, आइडेंटिफाई करना
आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसकी पहचान करना। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उसमें हमने पहचान किया कि सर एक तो कैश इन्वॉल्व है और दूसरा जब बिजनेस शुरुआत करता है तो उससे कैपिटल भी बढ़ता है, तो कैपिटल भी इन्वॉल्व है। तो हमने पहचान की थी, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में। मैंने क्या बोला, आइडेंटिफाई करेंगे द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप है, आइडेंटिफाई करना अकाउंट्स इन्वॉल्व। ठीक है सर, अब दूसरा स्टेप की बात कर लेते हैं, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 है हमें नेचर ऑफ अकाउंट की पता लगाना, डिटरमाइन करना नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब नेचर ऑफ अकाउंट में हम पता लगाएंगे कि ये किस नेचर का है, तो वहां पे हम क्लियर रूल अप्लाई करेंगे। हमें ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं देखना है, हमें क्लियर रूल अप्लाई करना है। क्लियर रूल क्या था, तो अकाउंट्स को हम 5 कैटेगरी में बांटते थे, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, असेट और रेवेन्यू। तो हमने क्या बोला कि डिटरमाइन करेंगे यहां पे नेचर ऑफ अकाउंट, डिटरमाइन करेंगे यहां पे नेचर ऑफ अकाउंट, डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स का कौन सा नेचर है। तो उसके लिए हमें कौन सा रूल याद करना है, क्लियर, CLEAR, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट, R फॉर रेवेन्यू। तो हमें ये क्लियर रूल अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 2। हमने पहला स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स पता कर लिया कि ये कौन सा अकाउंट्स किस टाइप का अकाउंट है, ये कैपिटल है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, एसेट है, रेवेन्यू है। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप, स्टेप 3। सर स्टेप 3 क्या होता है, हमने अब तो अकाउंट्स पहचान लिए हैं, अब हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो हमें ये पता लगाने के लिए बोलता है कि किस अकाउंट्स को डेबिट करना है और किस अकाउंट्स को क्रेडिट करना है, यानी अप्लाई करना है द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे स्टेप 3 में क्या करना है, तो सर स्टेप 3 में हमें अप्लाई करना है द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अप्लाई करना है द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपने बोला था कि सर डेबिट एंड क्रेडिट में तो 2 रूल था, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। तो सर आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, डेबिट भी, ट्रेडिशनल भी अप्लाई कर सकते हो, मॉडर्न, बट हम लोग जो सीखने वाले हैं वो मॉडर्न, क्योंकि ट्रेडिशनल में कुछ कमियां हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा मॉडर्न अप्रोच से जर्नलाइजिंग सीखेंगे। बट मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी सिखा दिया है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में हमने देखा था कि क्लियर को हमने क्या किया था, 2 ग्रुप में बांट दिया था। क्लियर को हमने क्या किया था, 2 ग्रुप में बांट दिया था, CL और रेवेन्यू। CLR को एक ग्रुप में बांटा था। ठीक है, CLR को क्या किया था, एक ग्रुप में बांटा था, और एसेट और एक्सपेंसेस AE को एक ग्रुप में बांटा था। CLR क्या बोलता है, तो सर CLR जो है बोलता है क्या, CLR कि देखो जब हम बढ़ेंगे ना, जब हम जवां होंगे, यानी जब हम बढ़ेंगे तो हमें क्या कर देना, हमें करना तुम क्रेडिट, हमें तुम क्या करना, जब हम बढ़ेंगे यानी इंक्रीज होंगे, इंक्रीज को ये ऊपर का सिंबल देता हूं मैं, इंक्रीज होंगे तो हमें क्या करना, क्रेडिट, और जब हम घटेंगे तो हमें करना डेबिट। ठीक है, ये तीर का ऊपर का सिंबल क्या हुआ, इंक्रीज होने का, तो जब हम बढ़ेंगे तो हमें करना क्रेडिट, जब हम घटेंगे तो हमें करना डेबिट। अब एसेट एक्सपेंसेस और एसेट और एक्सपेंसेस ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि वो लोग जो कर रहा है ना उसका हम उल्टा करेंगे, हमेशा हम उसके अगेंस्ट में चलेंगे। जैसे गवर्नमेंट की पार्टी होती है ना, एक होती है रूलिंग पार्टी और एक होती है अपोजिशन पार्टी। तो समझ लो ये CLR जो कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू है, ये कौन है, ये रूलिंग पार्टी है। बस आपको सिखाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। ये रूलिंग पार्टी है और ये क्या, अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन पार्टी क्या होता है कि कोई भी आए, देखो कोई अच्छा नियम बनाया सरकार या कोई खराब नियम, कुछ गलत कदम ले रहा है, लेकिन उसको अपोज करना है हर जगह। ठीक है, उसको हमेशा अपोज करना है।
ऐसा होना चाहिए वैसे अपोजिशन पार्टी में भी कि अगर अच्छा रूल लाए तो उसका साथ देना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होता है इंडिया में। अपोजिशन पार्टी क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी ने जो रूल लाया हमेशा उसको अपोज करता है, क्योंकि नाम ही देखो ना अपोजिशन, उसे हमेशा अपोज करना है। तो ये रूलिंग पार्टी है, ये अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन पार्टी क्या बोलता है असेट और एक्सपेंसेस के लिए कि देखो वो जो बोला है वो बोल रहा है बढ़ेंगे तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम बढ़ेंगे तो हम डेबिट करेंगे। यानी असेट एक्सपेंसेस क्या बोल रहा है, हम बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और घटेंगे तब क्रेडिट करेंगे। आप देख सकते हो उल्टा रूल है, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखनी है। ये रूल जो होता है अकाउंट्स का, जो बोल सकते हो अकाउंट्स का बेस है, ठीक है। इसी पे आप जर्नल कर सकते हो, इसी रूल पे आप जर्नल कर सकते हो, ठीक है। चलो अब फाइनली आता है हमारा स्टेप 4। फाइनली क्या आता है सर, फाइनली आता है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 क्या है कि आपको पता चल गया कि डेबिट क्रेडिट किस अकाउंट्स को करना है। अब बस आप जर्नल एंट्री पास कर दो जर्नल एंट्री फॉर्मेट में। तो मैंने क्या बोला, पास कर दो जर्नल, पास कर दो जर्नल इन जर्नल एंट्री फॉर्मेट। जर्नल एंट्री फॉर्मेट जो बक्सा मैंने आपको दिखाया, डेबिट डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो उस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। आपको जब ये पता चल गया कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, उसका नेचर पता चल गया, उसके हिसाब से रूल भी आप पता कर लिए, तब आपको जर्नल पास करना है जर्नल एंट्री फॉर्मेट में। जर्नल एंट्री फॉर्मेट जो मैंने आपको सिखाया है, जर्नल एंट्री फॉर्मेट, ठीक है सर। तो ये 4 रूल है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब देखो एक खासियत मैं बता देता हूं, ये जो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3 है, ये जो तीनों जो है ये हम लोगों को मन ही में करना है। वैसे शुरुआत में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, बट आप इतने मेच्योर हो जाओगे, इतने मेच्योर हो जाओगे कि आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन देखोगे और आप बोल दोगे ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, फटाफट आप जर्नल कर लोगे। तो ये जो 3 स्टेप है इसे हम बोलेंगे माइंड गेम। माने आपको ये आना चाहिए, आप माइंड से कर लोगे कि किस अकाउंट्स को डेबिट करना है, किस अकाउंट्स को क्रेडिट करना है, ठीक है। ये माइंड गेम है। और बाकी आपके बुक में जो आएगा, आपके कॉपी पे जो रजिस्टर पे जो आएगा, वो स्टेप 4 आएगा जब आप जर्नल एंट्री पोस्ट करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमको कैसे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। चलो बच्चों, अब हम लोग बेसिक ट्रांजैक्शंस की जर्नलाइजिंग सीखने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि जर्नलाइजिंग कैसे किया जाता है, वो फॉर्मेट वगैरह डिस्कस किया। अब हम एक्चुअली में जर्नलाइजिंग करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग का जोश बहुत ही बरकरार होगा। जिस तरह से मेरे पास अभी जोश है, वैसा ही जोश आप लोग के पास भी होगा पढ़ते टाइम, ठीक है। चलो तो फटाफट बताओ कि जब आप बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा। तो सर जब बिजनेस शुरू करेंगे तो क्या होगा कि हम बिजनेस में खुद से जो अपने से हो पाएगा, जो हमारे पास कैश होगा, बैंक बैलेंस होगा, ठीक है। अब मान के चलो हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में लैपटॉप की जरूरत है, ठीक है, और हमारे पास है, तो शुरुआत में तो जितना कम पैसा लगे वो उतना अच्छा है, क्योंकि जो घर से निकल जाता है वो हम क्यों खरीदे। तो हम लैपटॉप भी अपने घर से लेके आ जाते हैं, ठीक है। कोई मशीन है जिसे बिजनेस में जरूरत है और हमारे घर पे वो पड़ा हुआ है, तो हम मशीन भी लेके आ सकते हैं। यानी हम बहुत कुछ अपने घर से लाते हैं। तो जो घर से लाते हैं वो कौन लाएगा, वो बिजनेस का ऑनर लाएगा। उससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। अगर नॉर्मल एक अकेला व्यक्ति जो बिजनेस करता है और वो जो बिजनेस का ऑनर होता है उसे हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। बट 2 या 2 से अधिक मिलके जो करता है उसे पार्टनरशिप बोलते हैं, और वो पार्टनर्स कहलाते हैं। वो पार्टनर्स भी लाते हैं अपने घर से, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ट्रांजेक्शन होगा कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स, मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे बोलता हूं, ये हमारा जो है वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है, एक नाम ले लेते हैं, जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब सर ये राम कौन है, देखो जब जो बिजनेस शुरू करता है वो कहलाता है ऑनर, बिजनेस का मालिक।
इसे ही हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस में क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, कैश लगा रहा है 1,00,000 रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, अकाउंट्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है उसका पता लगाना, कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो सर ये तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख लिया था कि कैसे पता लगाते हैं, तो वैसे ही हम लोग यहां भी पता लगाने वाले हैं, बट एक डिफरेंस है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम केवल 3 पता लगाते थे कि एसेट से बिलोंग करता है, कैपिटल से बिलोंग करता है, लायबिलिटी से बिलोंग करता है। यहां पे हमें 5 क्लासिफिकेशन मिला है। वो जो कैपिटल में रेवेन्यू को क्या करते थे, ऐड कर देते थे, और एक्सपेंसेस को क्या करते थे, लेस कर देते थे। वो हमें अलग से दिखाना है, हमें अलग से क्लासिफाई करना है 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि जब बिजनेस में कैश आ रहा है, जरा सोचो आप, जब बिजनेस में कैश आ रहा है तो सबसे पहला अकाउंट तो हमारा कैश हो गया सर। सबसे पहला अकाउंट तो क्या हो गया सर, कैश अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट। सर जो बिजनेस में पैसा ला रहा है राम, तो क्या लिख दूं राम, सर ये बिजनेस का ऑनर है, इसके लिए एक अकाउंट्स मेंटेन होता है जिसे हम कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो एक तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि ये पैसा कौन ला रहा है, बिजनेस का ऑनर ला रहा है, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। तो सर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब यही आप फटाफट ये भी बता दो कि कैश अकाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट में आसान हो जाएगा कैलकुलेट करते समय, डेबिट और क्रेडिट का पता लगाते समय। तो सर कैश तो बिजनेस में आ रहा है, तो कैश तो सर बढ़ रहा है, कैश तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कैपिटल भी बिजनेस में लगाया जा रहा है, तो कैपिटल भी साथ में, कैपिटल भी सर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, चलो अब फटाफट बात करते हैं रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहां पे क्या रूल्स अप्लाई होने वाले, ठीक है। अब जरा सोचो कि सबसे पहली बात तो सेकंड स्टेप था नेचर ऑफ अकाउंट, सॉरी इसे मैं काट देता हूं सबसे पहले, क्योंकि अभी मैं शुरुआत में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखो थोड़ा अभी वीडियो का थोड़ा सा लेंथ थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट्स करके बताना कि क्या लेंथ कितना रखना चाहिए। यानी 1 आवर का वीडियो आप लोग को दिक्कत होता है क्लास करने में, या वीडियो को हाफ एन आवर रखें या 1 आवर से भी एक्स्ट्रा होगा, आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर आप कितना भी हो, आप बस अच्छे से पढ़ाओ, आपका फोकस होना चाहिए अच्छे से पढ़ाने में, नंबर ऑफ आवर्स कोई डिपेंड नहीं करता है। तो ये आप जरूर कमेंट्स करके बनाना, इससे हमको पता, कभी कभी मेरे को लगता है ऐसा कि हम आप लोग को ज्यादा पढ़ा देते हैं, तो ऐसा तो नहीं आप लोग के मन में हो रहा कि सर ये इतना लंबा लंबा वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखो हर चीज में जब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगे, देखो शॉर्टकट तो होता है कि चल एक बार में बोल दूं समझा दूं हो गया आगे बढ़ जाओ, और एक होता है कि देखो एज ए टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कोई कमजोर स्टूडेंट भी होगा तो उसको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसका पूरा अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए टीचर। तो मैं कोशिश करता हूं कि हर एक छोटा से छोटा पॉइंट जो आपको समझना चाहिए वो मैं समझाने की प्रयास करता हूं, ठीक है। चलो तो हमने क्या बोला कि जब भी कोई जर्नल करेंगे तो हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। देखो अभी शुरुआती दौर में ये 3 स्टेप आपको नोट करके बताऊंगा, उसके बाद आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइंड से कैलकुलेट कर लेंगे कि किसको डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन अभी हमें सबसे पहले क्या पता करना है, तो सर हमें सबसे पहला स्टेप होता है कि अकाउंट्स इन्वॉल्व, वो पता लगाना है। फिर दूसरा स्टेप होता है कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। तो सर नेचर ऑफ अकाउंट्स यहां पे आप जरा देखो तो सर कैश का जो नेचर है वो असेट की कैटेगरी में आता है। कैश किसके कैटेगरी में आता है सर, असेट की कैटेगरी में आता है। और दूसरा सर कैपिटल, कैपिटल तो खुद अपने आप में कैपिटल ही है, कैपिटल का कोई दूसरा नाम नहीं है, कैपिटल को हम कैपिटल ही बोलेंगे क्योंकि 5 कैटेगरी में कैपिटल भी आता है, ठीक है सर। थर्ड क्या लगाते हैं रूल, डेबिट और क्रेडिट का, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सर तीसरा स्टेप क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का, उसमें हमें वो क्लियर का रूल जो है, हमने बोला था कि एक होता है रूलिंग पार्टी, दूसरा होता है अपोजिशन पार्टी। तो CLR कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये क्या होता है, ये जब बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। और एसेट और एक्सपेंसेस, ये जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं।
अब यहाँ पे देखो एसेट, एसेट तो सर ये अपोजिशन पार्टी पे बिलोंग करता है, और अपोजिशन पार्टी जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। एसेट यानी एसेट जब बढ़ता है तो सर डेबिट करते हैं, इसीलिए एसेट को हम क्या करने वाले हैं सर, एसेट को हम डेबिट करने वाले हैं। एसेट को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। और कैपिटल, कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, तो सर कैपिटल तो रूलिंग पार्टी है। क्या रूलिंग पार्टी क्या बोलता है कि रूलिंग पार्टी जब हम बढ़ेंगे तो हमें क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। यहां पे हमने देखा था कि ये क्या बोलता है, कैपिटल जब बढ़ेंगे तो हमें क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो कैपिटल को हम सर क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले। अब देखो हमने 3 स्टेप्स रेडी कर लिए। अब सर जर्नल क्या होगा इसका, अब फटाफट अब जर्नल एंट्री बता दो, इसका सॉल्यूशन यानी जर्नल एंट्री। तो सर जर्नल एंट्री क्या करने वाले, हमें पता है कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर में डेबिट लिखते हैं। तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, तो सर डेबिट तो कैश अकाउंट को करना है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कितना से, तो सर 1 लाख का है, यहां पे आप लिख दो 1 लाख, कैपिटल भी बढ़ रहा है 1 लाख। तो सर कैश अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा सर, 1 लाख हो जाएगा। और कैपिटल सर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके यहां पे लिखो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और ये आप क्रेडिट अमाउंट की कॉलम में लिखोगे 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया सर आपका जर्नल एंट्री। क्या ये कंप्लीट हुआ, नहीं, इसमें नरेशन लिखना है। बीइंग, हमेशा जो भी नरेशन लिखोगे आप बीइंग से शुरू करोगे, ये ट्रेडिशनल पुराने जमाने से चलते आ रहा है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने तीनों में जो स्टेप्स है उसको अप्लाई किया और तब जाके जर्नल तैयार किया। सर डेट नहीं लिखे, अभी हमको डेट की चिंता नहीं करनी है, डेट आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ठीक है, अब जिस तरह से मैं आपको मैं हर का आपको कॉलम बना के अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इससे क्या होता है समय की भी वेस्टेज होती है। आप कॉलम आपने देख लिया कि किस तरह से, इस तरह से हमें बनाना है। जब हम प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करेंगे तो इस तरह से मैं आपको कॉलम बना के दिखा दूंगा। ठीक है, आपको जब भी जर्नल करने हैं तो इसी कॉलम में 5 कॉलम में इसको फिट करना होता है। एक डेट का कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक होता है लेजर फोलियो जो कि ब्लैंक होता है, फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो इस तरह से हम करने वाले। तो ये आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आ गया कि अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं नगद से तो क्या आता है, कैश आता है और कैपिटल भी बढ़ता है। कैश असेट है इसीलिए डेबिट करते हैं, असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलो सर अब हमें बता दो कि कैश के साथ साथ अगर हम जैसे गुड्स लाते हैं, कुछ मशीन लाते हैं, तो फिर कैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसे मॉडिफाई करता हूं, आप लोग फ्रेश लिख लेना, मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं। ठीक है, इसे 1 को हम 2 कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हटाते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको ये आपको पता चल गया राम कौन है, बिजनेस का ऑनर है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग फ्रेश कॉपी में लिखना। ठीक है, सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन, सर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 एंड फर्नीचर या मशीन जो भी लगा दो, एंड फर्नीचर लगा दो। ठीक है, फर्नीचर ऑफ रुपीज 25,000। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स किया, यहां पे राम केवल नगद नहीं ला रहा है, कैश नहीं ला रहा है, केवल कैश के साथ साथ क्या कर रहा है, वो गुड्स भी बिजनेस में ला रहा है, और दूसरा फर्नीचर ला रहा है। अब देखो गुड्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि, बट अब मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूं कि देखो डिफरेंस होता है गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स के बीच में। ठीक है, गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जिसे हम आप व्यापार में इस्तेमाल करते हो बेचने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लेंगे कि जैसे मेरा कॉपी और किताब बेचने का बिजनेस है, मैं क्या करता हूं, मार्केट से क्या करता हूं, कॉपी वगैरह होलसेल रेट में खरीद के लाता हूं, बुक होलसेल रेट में खरीद के लाता हूं, और उसे हम कस्टमर को थोड़ा सा मार्जिन लेके बेचते हैं। ठीक है, उस केस में हमारे लिए गुड्स क्या है, कॉपी, कलम, पेंसिल, ये सब जो है हमारे लिए गुड्स के कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा, गुड्स का, यानी जिसका आप धंधा कर रहे हो, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो एक्चुअली में, वो आपके गुड्स के कैटेगरी में आता है।
ठीक है, उसे हम गुड्स बोलते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, दूसरा दूसरा होता है असेट। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि मेरा किताब कॉपी का दुकान है, तो उस दुकान में हमें एक लैपटॉप भी चाहिए जिससे मैं हिसाब बारी अच्छे से रख सकूं। अब देखो, लैपटॉप का मेरा बिजनेस नहीं है, बट हम लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस में, उसको बिजनेस को चलाने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे लैपटॉप हमारा क्या हुआ, गुड्स नहीं हुआ, लैपटॉप हमारा क्या हुआ, एसेट हुआ, फिक्स्ड एसेट हुआ। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देते हैं कि उस दुकान के लिए हमें कुछ फर्नीचर टेबल वगैरह चाहिए, तो फर्नीचर टेबल क्या हमारे लिए गुड्स है? नहीं सर, ये गुड्स नहीं है। गुड्स तो आपका पेन कॉपी ये सब आपके लिए गुड्स हो, क्योंकि आप उसका बिजनेस कर रहे हो, आप उसका बिजनेस कर रहे हो। आपके लिए ये फर्नीचर टेबल, लैपटॉप, मशीन, ये सब आपके लिए क्या हो गए, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन क्या है, वो एसेट जिसे हम लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, वो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में रहती है। और सर जो फिक्स्ड 1 साल से कम हो उसे हम खर्चा मान लेते हैं, उसे हम एक्सपेंसेस मान लेते हैं। अगर आपको इस सब चीज में डाउट होता है तो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, जो हमने टोटल 9 लेक्चर प्रोवाइड किया था, बहुत मेहनत किया था आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग का अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर हो, तो प्लीज एंड प्लीज आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, अब सर एक डाउट और आता है कि सर अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस हो, ठीक है, तो फर्नीचर का बिजनेस में फर्नीचर हमारे लिए क्या होगा, गुड्स हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो भी है वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे फर्नीचर के बिजनेस में लैपटॉप हमारे लिए क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया। पेन कॉपी ये सब हमारे लिए क्या हो गया, अब ये सब पेन कॉपी तो इसका लाइफ तो 1 ईयर से कम होता है, तो वो खर्चा मान लेंगे। ठीक है, अब सर लैपटॉप का बिजनेस होगा, तो लैपटॉप का बिजनेस में लैपटॉप हमारे लिए एसेट नहीं होगा, ये हमारे लिए गुड्स होगा। तो ये आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो तो अभी फटाफट देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश भी ला रहा है, गुड्स भी ला रहा है और फर्नीचर भी ला रहा है। तो ये 3 तो अकाउंट्स क्लियर हमको पता चल रहे हैं कि कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, ये 3 आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, चलो तो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या होगा सर, एक तो कैश अकाउंट हो जाएगा सर, कैश अकाउंट ये कितना से सर, कैश अकाउंट बढ़ रहा है 1 लाख से, 1 लाख से। दूसरा है गुड्स, दूसरा है गुड्स। अब देखो गुड्स में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये टर्म बताऊंगा कि जब गुड्स आता है तो उसे हम परचेज अकाउंट में रखते हैं, जब गुड्स को बेचते हैं तो उसे हम सेल्स अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, जब गुड्स वापस परचेज रिटर्न करना होता है तो उसे परचेज रिटर्न कैटेगरी में रखते हैं। जब किसी कस्टमर को सेल कर दिया और वो गुड्स वापस आ जाए तो उसे सेल्स रिटर्न, यानी हम गुड्स नाम से कोई अकाउंट्स नहीं बनाते, उसको अलग अलग क्लासिफाई कर दिए, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और जो बच जाता है अंत में उसे हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस गुड्स को हम क्या बोलेंगे सर, इसे हम बोलेंगे परचेज अकाउंट। हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स को मैं काट देता हूं, इसे हम क्या बोलने वाले हैं सर, गुड्स को हम बोलने वाले हैं परचेज अकाउंट। तो ये आई होप आप क्लियर होंगे परचेज अकाउंट क्यों लिखते हैं। जब भी गुड्स आता है ना तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट को यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो परचेज अकाउंट कितना होगा सर, परचेज, अब गुड्स आ रहा है आपका 10,000, तो परचेज अकाउंट प्लस हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, तीसरा सर फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है, तीसरा क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है 25,000 से। फर्नीचर कितने से आया, 25,000 हो गया। नहीं सर, आपने तो एक साइड लिख दिया कि आपके पास से क्या आ रहा है, आप कैश आया, बिजनेस में गुड्स आया, फर्नीचर आया, लेकिन ये लाया कौन, ये लाया बिजनेस का ऑनर अपना राम। और राम जो है बिजनेस का ऑनर है और वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो वो जो है बिजनेस का ऑनर है वो पैसा लगा रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे सर, उसके लिए कैपिटल अकाउंट यूज करने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट। ये कितना से बढ़ रहा है सर, तो ये जो टोटल कैश 1 लाख आया, 10,000 का गुड्स आया, 25,000 का फर्नीचर आया, तो टोटल जोड़ो तो सर टोटल होता है 1,35,000, 1,35,000। तो हमारा कैपिटल कितना से बढ़ा, 1,35,000 से। अब फटाफट हम अगर बोले कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या होने वाला है, तो सर कैश तो हमारा असेट होने वाला है, क्या होने वाला है, असेट। फटाफट डेबिट और क्रेडिट का भी रूल लगाते चलो सर, असेट हमारा बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो सर असेट बढ़ता है तो हम बोलते हैं ये अपोजिशन पार्टी है, यानी ये बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, कितना से, वही 1 लाख। परचेज, सर परचेज को तो हम खर्चा मान के चलते हैं, परचेज को हम क्या मान के चलते हैं, हमेशा मॉडर्न अप्रोच में खर्चा मान के चलते हैं, और खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, फर्नीचर, सर फर्नीचर तो असेट होता है, फर्नीचर क्या होता है, असेट होता है, और असेट बढ़ता है तो असेट को भी हम डेबिट करते हैं। तो सर ये तीनों डेबिट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल का, तो सर कैपिटल तो ये रूलिंग पार्टी है, ये बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि क्रेडिट करेंगे इसे,
कैपिटल को हम कैपिटल ही बोलने वाले हैं, और ये बढ़ता है तो हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। तो देखो अब हमें बच्चों पता चल गया कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अब फटाफट जर्नल एंट्री तैयार करो। तो सब जर्नल में सबसे पहले जो डेबिट कर रहे हैं उस अकाउंट को यूज करो। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सर। कितना से, 1 लाख से। फिर दूसरा कौन सा अकाउंट है सर, परचेज अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से सर, 10,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। फर्नीचर कितना से आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है सर 25,000, तो फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा 25,000 से। और कैपिटल कितना बढ़ेगा बाबू, तो सर कैपिटल तो टोटल 1,35,000 से बढ़ेगा। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, 1,35,000। 1,35,000 से हमारा क्या हुआ, कैपिटल बढ़ा। ठीक है, अब सर नरेशन क्या लिखेंगे, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, नगद से शुरू किया, गुड्स से शुरू किया एंड फर्नीचर से। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। हमने बिजनेस को कैश, गुड्स और फर्नीचर से शुरू किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये जर्नल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने समझ लिया कि जब भी बिजनेस में लाते हैं, जब भी बिजनेस में कुछ भी आता है तो वो डेबिट होता है जनरली, क्योंकि वो एसेट के नेचर का होता है, इसीलिए हम उसे बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं। और साथ में क्या करते हैं, कैपिटल और बिजनेस के ऑनर के लिए जो अकाउंट रहता है कैपिटल अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल जब बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब देखो बाबू, अब हमने बिजनेस शुरू कर दिया, हमने अपना पैसा जो लगाना था लगा दिया। ठीक है, अब हम कुछ गुड्स भी खरीद के लाएंगे, क्योंकि बिजनेस में हमें कुछ स्टॉक भी चाहिए जिससे हम बेचेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो अब हमें गुड्स खरीद के लाना है। ठीक है, तो हम एक ट्रांजेक्शन डाल रहे हैं कि हमने गुड्स परचेज किया। ठीक है, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000 इन कैश। क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब देखो गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको पता है कि कौन सा अकाउंट यूज करते हैं सर। आपने क्लियरली बता दिया कि जब भी गुड्स बिजनेस में आ रहा है, इन हो रहा है, तो उसी के लिए हम परचेज अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट परचेज अकाउंट। तो फटाफट बताओ कि अब हम लोग फटाफट करेंगे, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अकाउंट इन्वॉल्व क्या है, तो सर अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो सर गुड्स आ रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं, तो सर एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, और सर नगद में खरीद रहे हैं, क्लियरली चीख चीख के बोल रहे हैं कि सर कैश जा रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है। तो परचेज अकाउंट ये तो इन हो रहा है, गुड्स आ रहा है, यानी परचेज अकाउंट बढ़ रहा है 10,000 से सर। और दूसरा कैश हमारा जा रहा है, माइनस हो रहा है सर। जब गुड्स खरीदेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि गुड्स भी हम ही को मिलेगा और कैश भी हम ही को मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या होगा कि गुड्स हम खरीद रहे हैं तो कैश हम सामने वाले जिस वेंडर से खरीद रहे हैं, देखो जिससे हम खरीदते हैं उसे हम वेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो उस वेंडर को हम कैश देंगे, तो कैश हमारे यहां से क्या होगा, 10,000 कैश चला जाएगा। तो अकाउंट इन्वॉल्व पता चल गया। तो हम नेचर पता करेंगे कि इस अकाउंट्स का नेचर क्या है। अकाउंट्स का फटाफट बताओ नेचर क्या होगा सर। परचेज तो क्लियरली पता है सर, एक्सपेंसेस होता है। और कैश, कैश सर, कैश तो असेट होता है सर। ठीक है सर, अब हमें फटाफट क्या पता करना है, डेबिट और क्रेडिट का रूल। डेबिट और क्रेडिट किसको करने वाले हैं, तो बताओ। एक्सपेंसेस प्लस हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, ये अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है। और अपोजिशन पार्टी बोलता है जब हम बढ़ेंगे हमें डेबिट कर लेना, हमें क्या कर लेना, डेबिट कर लेना, यानी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करने वाले हैं। और असेट सर ये भी अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है और ये बोलता है जब हम बढ़ेंगे तो डेबिट करना और घटेंगे तो क्रेडिट कर लेना। यहां पे सर असेट तो घट रहा है सर, तो असेट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब फटाफट हम क्या तैयार करेंगे, जर्नल एंट्री। क्या तैयार करेंगे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगा, जो डेबिट हो रहा है उस अकाउंट को हम सबसे पहले डेबिट करेंगे। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट, तो हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और सर कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट। तो जो क्रेडिट हो रहा है उसके लिए 2 लगाते हैं,
टू कैश अकाउंट। कितना से सर? 10,000 डेबिट भी हो रहा है, 10,000 क्रेडिट भी हो रहा है। आपने यहां देखा था क्या कि जो अकाउंट्स डेबिट हो रहा है उसका अलग अलग अमाउंट था और जो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहा है उसका अलग अमाउंट था। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस अकाउंट्स को डेबिट करें उसका क्या अमाउंट है, किस अकाउंट्स को क्रेडिट करें उसका क्या अमाउंट। इसमें दो ही अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, याद रखना। दो से कम तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अकाउंट से हम जर्नल एंट्री तैयार कर लेंगे। दो अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तभी आप जर्नल एंट्री तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम लगा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो हमने ये समझ लिया कि अगर हम नगद खरीदते हैं तो गुड्स आता है यानी परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं और कैश जाता है टू कैश अकाउंट। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अगर हम उधार गुड्स खरीदते हैं तो अब जैसे एक एग्जांपल देखो, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5,000। 5,000 का गुड्स खरीद रहे हैं सोनू से। किससे? सोनू से। ठीक है, अब बताओ आप हमें फटाफट कि ये कैश परचेज है और क्रेडिट परचेज है। तो सर जब भी कभी नाम दिया रहता है और ये नहीं बोले कि कैश नेचर का है और क्रेडिट नेचर का है, तो हम हमेशा क्रेडिट नेचर का मान के चलेंगे। अब आप ही सोचो ना कि हम बोलेंगे कि हम सोनू से गुड्स खरीदा, अगर हम नगद में खरीदे रहते तो हमको सोनू का नाम लेने का क्या जरूरत था? उधार खरीदे इसीलिए नाम आया बीच में। ठीक है, तो जब भी कभी नाम, अगर यहाँ पे ये वर्ड रहे सर कि गुड्स परचेज किए सोनू से नगद में, फॉर कैश अगर लगा दिया जाए तब तो कोई बात नहीं, हम सोनू का नाम लेके अचार डालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसका हम क्या करेंगे, नगद परचेज मानेंगे। अगर हम नगद बोल दिया है कि भले ही नाम भी है, बट अगर ये बोल दिया कि अगर हम गुड्स खरीदे हैं सोनू से नगद में, तो हमने ये जो एंट्री किया था गुड्स परचेज करने का, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वही करने वाले। नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम नगद में अगर लेन देन हैं तो हमें किसी का नाम याद रखने का, अपने अकाउंट्स में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बट जब उधार होता है तब हमें नेम की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं सोनू से, नाम लेके बोल रहे हैं, इसका मतलब, और नगद उधार कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या मानेंगे सर? उधार लेन देन मानेंगे। नहीं, हम इसे अगर हम बोले, इसे क्या बोलेंगे, हम गुड्स उधार खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? गुड्स उधार खरीद रहे हैं। ठीक है सर। अब बताओ, अगर नगद खरीदते थे तो क्या होता था? कैश हमारे हाथ से तुरंत चला जाता था। उधार खरीदेंगे तो कैश तो नहीं जाएगा, बट सर हाँ, फ्यूचर में सोनू को तो पेमेंट करना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर किसी को पेमेंट करना पड़ता है, यानी हमारे हाथ से फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जा रहा है, अगर हमारे हाथ से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते थे? उसे सर लायबिलिटीज बोलते थे। और वैसे भी सर आपने सिखाया था कि अगर जिससे हम उधार खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो जैसे देखो, ये हम है, हमारी बिजनेस है, ये हमारी क्या है? बिजनेस है। ठीक है, हम जो भी अकाउंटिंग करने वाले हैं इसी बिजनेस के लिए। तो ये बिजनेस क्या कर रहा है? ये बिजनेस क्या कर रहा है? गुड्स खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है सर? एक सोनू नाम का एक वेंडर है। सोनू को क्या बोलेंगे? सोनू को वेंडर बोलेंगे। ठीक है, सोनू को क्या बोलते हैं? वेंडर। यानी जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उसे वेंडर बोला जाता है। और सर जिसको बेचा जाता है गुड्स, सर उसे कस्टमर बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं। तो हमने क्या किया? हमने सोनू से गुड्स खरीदा। ठीक है, हमने क्या किया? यहां पे मैं लिख देता हूं, सोनू से क्या किया? गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे सर? अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं सोनू से, तो गुड्स हमारे पास बिजनेस में इन हो रहा है, बदले में कुछ जा रहा है क्या? क्या जा रहा है सर? नहीं। अगर उधार खरीदे हैं, ऑन क्रेडिट खरीदे, क्योंकि नाम लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या मानेंगे? हम इसे मानेंगे ऑन क्रेडिट। तो ऑन क्रेडिट, जब भी हम किसी से उधार खरीदते हैं तो वो व्यक्ति हमारा क्या बन जाता है सर? वो हमारा लायबिलिटीज बनता है, क्योंकि फ्यूचर में उसे इकोनॉमिक बेनिफिट पे करने होते हैं। तो यहां पे हमारे लिए सोनू क्या बन गया? सोनू सर हमारे लिए क्रेडिटर बन गया, जो कि एक लायबिलिटीज है। सोनू क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया सर। अब हम लोग फटाफट देखते हैं कि क्या कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है।
तो सर एक तो हम गुड्स खरीद रहे हैं तो स्टॉक मेरे पास आ रहा है, तो आपने बोला था जब भी गुड्स खरीदते हैं तो हम वहां पे परचेज अकाउंट यूज करते हैं। तो एक तो हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना से सर, 5,000 का हमने गुड्स खरीदा है तो 5,000 से परचेज अकाउंट बढ़ रहा है। दूसरा, कैश जा रहा है क्या, कैश माइनस हो रहा है, नहीं सर उधार खरीदे तो कैश क्यों माइनस होगा। यहां पे एक लेनदारी बढ़ रही है, लेनदारी का मतलब एक लाइबिलिटीज बढ़ रही है जिसे हम सोनू के नाम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोनू। अगर अकाउंट लगाना है तो एपिस्ट्रॉफ एस और अकाउंट्स लगाएंगे सोनूज अकाउंट। ठीक है, या तो सोनू बोल सकते हैं या एपिस्ट्रॉफ एस लगा के अकाउंट लगाएंगे। ठीक है, तो सोनू का भी जो लाइबिलिटीज है हमारा, हम लाइबिलिटीज जो बन रहा है वो कितना से बन रहा है, वो भी 5,000 से बन रहा है सर। तो हमने दो अकाउंट पता किया, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा सोनू। ठीक है सर, अकाउंट्स इन्वॉल्वमेंट हमने पता कर लिया। अब हम बात करते हैं कि नेचर क्या है सर इस अकाउंट का, यानी कि ये क्लियर में कौन से नेचर में फॉल कर रहा है। तो सर परचेज तो एक्सपेंसेस के नेचर में फॉल कर रहा है, तो परचेज कौन सा अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस। और सर सोनू नाम है तो क्लियर हो जाएगा कि अगर ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है। मैंने बोला नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, बट हमें मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल अप्रोच तो अप्लाई कर नहीं रहे कि हम बोलेंगे नाम है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर करो। हमें क्या करना है, मॉडर्न अप्रोच से चलना है। तो सोनू क्या है, सोनू एक लाइबिलिटीज है मेरे लिए। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में हमें उसे पेमेंट करना है। उस लाइबिलिटीज का नाम हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं प्यार से। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज है हमारे लिए। किस कैटेगरी में रखेंगे इसे सर, लाइबिलिटीज के कैटेगरी में रख दो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट का रूल। डेबिट और क्रेडिट का रूल, तो सर डेबिट और क्रेडिट में एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, प्लस बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस अगर प्लस हो रहा है तो इसे हम क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, क्योंकि आपने क्लियरली यहां पे बता रखा है कि एसेट और एक्सपेंसेस दोनों बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। ये अपोजिशन पार्टी का रूल है। ठीक है, चलो तो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो सर हम डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज तो रूलिंग पार्टी में फॉल करती है और वो बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं सर, उसे क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। अब देखो हमें डेबिट भी पता चल गया और क्रेडिट भी पता चल गया। डेबिट भी 5,000 से करना है, किस अकाउंट को करना है, परचेज अकाउंट को। और क्रेडिट किसको करना है, सोनू को करना है 5,000 से। तो अब फटाफट क्या करेंगे सर, जर्नल एंट्री तैयार कर लेंगे, अपने बक्से में डाल देंगे। ठीक है, चलो बक्सा अभी मैं नहीं बनाता हूं क्योंकि अभी मैं समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूं कि कैसे जर्नल तैयार किए जाते हैं। सर इतना करना है क्या, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर, डेबिट, क्रेडिट, ये सब आपको मन में करना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो देखना ये सब हम नहीं करने वाले, सीधे जर्नल पे आ जाएंगे। अभी आप माइंड को ओपन करके रखो और प्रैक्टिस करो, मन में सोचो। हम पता करें कि कौन सा अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट है, उससे पहले आप सोच लो कि कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम जर्नल एंट्री क्या करने वाले हैं सर, जर्नल एंट्री हम करने वाले हैं परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ना जी, बिल्कुल सर होगा। कितना से, 5,000 से। टू क्या होगा सर, सोनू, टू सोनू, कितना 5,000। अकाउंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, अगर अकाउंट्स लगाएंगे तो फिर एपिस्ट्रॉफ एस और अकाउंट्स लगाना पड़ेगा, तो जस्ट नाम लिख के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नरेशन क्या होगा सर, नरेशन बहुत आसान, बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोनू, गुड्स हमने खरीदा सोनू से। बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू। मैं एक आपको ट्रिक बताऊं नरेशन लिखने का। नरेशन जो आपका ट्रांजैक्शन दिया रहता है ना, उसी को आप थोड़ा सा अपना ब्रेन का थोड़ा सा इस्तेमाल करके आप उसको शॉर्ट फॉर्म में उसे लिख सकते हो। जैसे क्या लिखा था, गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 फ्रॉम सोनू। आपको क्या नरेशन लिखना है, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू। आपको अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि समरी में अमाउंट का लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो अपने जितना शॉर्ट फॉर्म में आप उस ट्रांजेक्शन को समराइज कर सकते हो लिख देना। तो आपको जो ट्रांजेक्शन दिया उसी में से आपको नरेशन बना लेने हैं। चलो तो हमने गुड्स नगद में खरीदते हैं तो उसका एंट्री हमने सीख लिया कि अगर गुड्स नगद में खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है, क्योंकि कैश चला जाता है। जब भी उधार खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है और उस व्यक्ति का नाम जो हमारा क्रेडिटर है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो आपको परचेज, अगर आपको गुड्स खरीदना है तो दो टाइप के ट्रांजेक्शन आपको जनरली मिलेंगे। सर क्या होगा, अगर नाम भी लिखा हुआ है और बोल दिया है नगद,
ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैं एक छोटा सा नोट आपको लिखा देता हूं जिससे कि आसान आप लोग को अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि अगर आप साइड में नीचे में लिख लेना कि अगर पार्टी का नाम भी दिया हुआ है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, ठीक है, नाम दिया है और कुछ नहीं बोलता है तो हम उसे उधार मान लेते हैं, वो तो हमने देख लिया। अगर पार्टी का नाम दिया है और बोल दे कि कैश में है, ठीक है, और बोल दे कि कैश में है, बोल दे कि कैश नेचर का ट्रांजैक्शन है, कैश नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो उसे कैश नेचर ही मानेंगे, तो उसे कैश नेचर ही मानेंगे। यानी कि अगर यहां पे ये बोल देता कि सोनू से गुड्स खरीदे नगद में, अब बोल दिया नगद में तो उसे हम नगद मानेंगे, ठीक है, बट अगर ये नहीं बोला तो नाम दिया हुआ है तो हमेशा उधार मानेंगे, ठीक है, तो उसे कैश नेचर ही मानेंगे। तो उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। आप हिंदी में इसे कहीं भी कोने में चिपका दो कि अगर पार्टी का नाम दिया है और ये बोल दिया कि कैश नेचर का ट्रांजैक्शन है तो उसे हम कैश नेचर ही मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि उधार है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम क्या कर रहे हैं, नगद में गुड्स बेच रहे हैं ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है। क्या हुआ कि हम यहां पे नगद बिक्री कर रहे हैं, नगद में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सर नगद में बेचेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास से गुड्स जाएगा किसके पास, कस्टमर के पास, और कस्टमर हमें क्या देगा, कैश देगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा क्या है, बिजनेस है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये है कस्टमर, ये कौन है, कस्टमर, जिसको हम गुड्स बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टमर, और जिससे गुड्स खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेंडर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम बिजनेस मैन है, हमने गुड्स कस्टमर को बेचा, हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, ठीक है। हमने 10,000 का गुड्स क्या किया, बेच दिया, बदले में कस्टमर ने हमें क्या दिया, सर बदले में हमें कस्टमर ने कैश दिया, ठीक है। तो हमने कैश रिसीव किया और गुड्स सोल्ड किया। तो मैंने बोला था कि जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो वहां पे सेल्स अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, हम स्टॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख रखा था कि गुड्स बेचते हैं तो हमारा क्या होता है, स्टॉक कम जाता है, बट स्टॉक के बदले हम क्या यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन सा है, अकाउंट्स इन्वॉल्व। अब देखो अकाउंट्स में कौन कौन सा इन्वॉल्व है, तो सबसे पहली बात तो सर हम जब गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कितने का कैश आया गया बच्चों, सर 10,000 का हमने बेचा तो 10,000 का कैश आया, ठीक है। और कुछ भी नहीं बोला है तो हम मान के चलते कि हमने सेल किया है 10,000 का, क्योंकि कॉस्ट वगैरह के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है, तो हमने सेल किया है। यानी हमारा क्या होता, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि हम यहाँ पे स्टॉक लिख देते कि हमारा स्टॉक माइनस हुआ है, ठीक है, स्टॉक क्या हुआ है, माइनस हुआ है। बट हम जर्नल में ऐसा नहीं करेंगे कि जब भी हम गुड्स बेचेंगे तो हम स्टॉक का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सर हम इस्तेमाल करेंगे सेल्स का, इसका इस्तेमाल करेंगे सेल्स का। तो हम जब भी गुड्स बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, ठीक है, सेल्स क्या होगा, बढ़ेगा, कितना से, 10,000 से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेचर, नेचर क्या है अकाउंट्स का, तो नेचर क्या होने वाला है, और कैश तो एसेट है, कैश क्या है, एसेट है, और सेल्स क्या होता है, सर सेल्स तो रेवेन्यू होता है, सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू। अब अगर डेबिट और क्रेडिट की बात करें तो डेबिट और क्रेडिट क्या करने वाले हैं, सर एसेट हमारा बढ़ रहा है तो हम ऑब्वियसली हम इसे डेबिट करेंगे, और रेवेन्यू बढ़ रहा है तो रेवेन्यू हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यू बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमारा जर्नल एंट्री बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, सर
एसेट डेबिट हो रहा है यानी कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सेल्स अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना से डेबिट होगा, 10,000 से, सेल्स कितना से डेबिट क्रेडिट होगा, 10,000 से। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो कैश सेल्स समझ में आ गया कि कैश सेल्स में क्या होता है, कैश डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेल्स अकाउंट को क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमारे लिए रेवेन्यू है और रेवेन्यू बढ़ता है तो हम इसीलिए क्रेडिट करते हैं। ठीक है सर, चलो अब हम एक थोड़ा सा कैश सेल्स में ही थोड़ा अलग ट्रांजेक्शन आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 यानी 5,000 का गुड्स जिसकी कॉस्टिंग का मतलब होता है लागत, जिसका लागत कितना है 5,000 है, हम उसे नगद में बेच रहे हैं फॉर कैश ₹6,000। ध्यान से सुनना, यहां भी नगद बिक्री हो रही है, यहां भी क्या हो रही है, नगद बिक्री ही हो रही है। ऐसा नहीं कि यहां पे उधार हो रहा है, यहां भी नगद ही बेच रहे हैं। तो सर जर्नल तो वही होने वाला है, कैश टू सेल्स, हाँ वही होने वाला है। बस आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे इस तरह के ट्रांजेक्शन को लेके, तो मैं कोशिश करता हूं कि इस ट्रांजेक्शन को भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, यहां पे भी नगद बिक्री हो रही है, बट यहां पे क्या है, हमें लागत दिया हुआ है। ठीक है, कि इस गुड्स को बनाने में मुझे 5,000 लगा। ठीक है, और हम बेच रहे हैं कितना में, बेच रहे हैं 6,000 में, बेच रहे हैं 6,000 में। यानी आप तो क्लियरली दिख रहा है कि 5,000 आपने बनाने में लगाया और 6,000 आप उसे 6,000 में बेच रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप मुनाफा कमा रहे हो। क्या कमा रहे हो सर, मुनाफा कमा रहे 5,000 का, 1,000 का। 6,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं फटाफट अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है, अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है। तो सर सबसे पहली बात तो हम नगद में बेच रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, कितना का, 6,000 का। कितना का, 6,000 का। ये क्लियर हो गया। दूसरा सर हम लोग जानते हैं कि स्टॉक हमारा कितना से माइनस हुआ है, स्टॉक माइनस हुआ है सर 5,000 से, क्योंकि हमारा स्टॉक कितने का था, 5,000 का था। और सर हम 1,000 का क्या कमाए हैं, प्रॉफिट कमाए हैं। 1,000 का क्या कमाए हैं, प्रॉफिट कमाए हैं 1,000 का। ऐसा हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे। जो थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन देना, यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम बोलता है, यानी हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बोलता है कि देखो तुम्हारा ये गुड्स बेचने का ये जो तुम्हारा बिजनेस ही है, तुम बिजनेस ही है कि तुम गुड्स खरीदते हो, प्रोसेस करते हो, गुड्स बेचते हो, तो तुम्हारा ये रेगुलर बिजनेस है। ठीक है, अब तुम्हें हर ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो हमारा बिजनेस ही है गुड्स को बेचने का, हम काम ही यही करते हैं, हमारा धंधा ही यही है। तो क्या हम हर कस्टमर को गुड्स बेचेंगे और उस पे जो प्रॉफिट होगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तुरंत? तो ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप सोचो कि हर रोज मेरा 10,000 कस्टमर आता है, हम 10,000 टाइम सेल करते हैं और 10,000 टाइम प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, वो बहुत ही पेचीदा हो जाएगा। तब अगर ऐसा ही धंधा करना है, ऐसा ही अकाउंटिंग करना है, तो फिर हम आगे चल के सीखेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। तो फिर उसकी बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बोलता है कि तुमको ये स्टॉक और प्रॉफिट इस तरह से अकाउंटिंग नहीं करना है, ऐसे मत करो। तुम क्या करो, इसको काटो। ठीक है, इस तरह से हमें अकाउंटिंग नहीं करनी है। इन दोनों के लिए हम लोग एक यूनिक अकाउंट निकालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स अकाउंट। जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट। यानी कि हमें प्रॉफिट को भी सेल्स के अंदर ही रखना है, और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रखेंगे, बाकी सारे खर्चे को डेबिट करके, यानी एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। यानी हमें बार बार प्रॉफिट को अलग से बुक करने की जरूरत नहीं होती है गुड्स बेचते समय। तो अब ध्यान रखना है
अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आप प्रॉफिट को अलग कर देते थे और प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ देते थे और स्टॉक को एसेट में से घटा देते थे। वो आप बैलेंस शीट अप्रोच यूज करते थे जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे, बट वो अप्रोच आपको केवल अकाउंटिंग इक्वेशन में रखने हैं। बट जर्नल एंट्री करते समय आपको स्टॉक और प्रॉफिट का अकाउंट नहीं यूज करना है। आपको कौन सा अकाउंट यूज करना है सर? हम लोग को सेल्स अकाउंट यूज करना है। कौन सा अकाउंट यूज करना है? सेल्स अकाउंट। इसी के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड रहेगा, यानी हमें अलग से प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि गुड्स जो बेचते हैं ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में कवर होता है। तो कितना होगा सर? कितना से सेल्स अकाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा? तो वो बढ़ेगा 6000 से। अब आगे चल के आप पढ़ोगे कि जैसे कोई एसेट हम बेचते हैं, जैसे मशीन बेच दिए, फर्नीचर बेच दिए, ठीक है, या कोई हमारा कंप्यूटर है, यानी समझो ना कोई फिक्स्ड एसेट्स है उसको बेच दिए। अब ये मेरा रोज का तो धंधा नहीं है। हमारा रोज का धंधा जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें जो गुड्स बेचते हैं वो धंधा है। अब मान के चलो फर्नीचर बेचने का मेरा धंधा है, तब फर्नीचर बेच रहे हैं तो वो मेरा गुड्स के कैटेगरी में आएगा, वो मेरे फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। बट अगर हमारा फर्नीचर बेचने का धंधा नहीं है और हम फर्नीचर बेच रहे हैं, तब हमें देखना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन में कि कितना फायदा हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। यानी हम किसी एसेट को बेचते हैं तो उस टाइम में प्रॉफिट और लॉस को हम इमीडिएटली बुक करेंगे। ध्यान से सुनना, और ये जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो हम सेल करते हैं उसमें हमको इमीडिएटली प्रॉफिट को बुक करने की जरूरत नहीं होती है, हम उसे सेल्स अकाउंट के अंदर रख लेते हैं। बट अगर कोई एसेट बेचते हैं तो आगे चल के आप जब एंट्री सीखोगे, हम जैसे फर्नीचर बेचेंगे, कोई मशीन बेच दिए, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि वो मशीन कितने का बुक वैल्यू था, यानी वो मशीन कितने का था और हम उसे कितना में बेच रहे हैं। फायदे में बेच रहे हैं तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे और नुकसान में बेच रहे हैं तो लॉस बुक करेंगे। वो तुरंत, वो हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में गेन और लॉस जब हमने कैलकुलेट करना सीखा था कि गेन और लॉस क्या होता है, तो उसमें हमने आपको इस पे चर्चा करके अच्छे से बताया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि जब भी कभी सेल्स करेंगे तो उसमें अगर हमको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि लागत इतना है हम उतना में बेच रहे हैं, तो हमको भाई देखना है कि बाबू कितना में बेच रहे हैं। 6000 में बेच रहा है, चलो 6000 का सेल्स रिकॉर्ड करो, हमको 5000 से कोई मतलब है ही नहीं। तो आप ध्यान से देखो, 5000 से हमको कोई मतलब नहीं रखे, लागत से हमको कोई मतलब नहीं है, हम कितना में बेच रहे हैं, 6000 में बेच रहे हैं, तो 6000 का पैसा आ गया और 6000 हम सेल्स में रिकॉर्ड कर दिए। तो हमें पता चल गया दो अकाउंट है, एक अकाउंट कैश अकाउंट है और दूसरा सेल्स अकाउंट है। चलो अब हमें नेचर का पता लगाना है फटाफट। तो सर नेचर की अगर बात करें तो नेचर तो कैश तो हमारा असेट है, कैश हमारा क्या है, असेट है, और सेल्स क्या है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है। डेबिट और क्रेडिट की बात करें तो सर असेट प्लस हो रहा है, असेट प्लस हो रहा है तो असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और रेवेन्यू प्लस होता है तो रेवेन्यू तो रूलिंग पार्टी है, वो अगर बढ़ता है तो हम उल्टा करते हैं यानी क्रेडिट करते हैं। तो हमें जर्नल एंट्री पता चल गया सर कि डेबिट आप कैश अकाउंट को करने वाले हो और क्रेडिट सेल्स अकाउंट को करने वाले हो। देखो अल्टीमेटली नगद बेचे तो कैश टू सेल्स ही करने वाला था, जो हमने लास्ट ट्रांजैक्शन में सिखाया। ठीक है, अब इसके पीछे मैंने इतना कहानी आपको बताया जिससे कि आपका थोड़ा सा ब्रेन जो है ना वो क्लियर हो सके, खुल सके। देखो बस एंट्री बता देंगे, नोट करा देंगे, आप नोट कर लोगे, वो तो किताब में भी है, तो फिर आपको क्लासेस करने की क्या जरूरत है, आपको किसी टीचर की क्या जरूरत है। अगर आपको बस ये देखना है कि ये डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है, क्यों करना है, इसके पीछे लॉजिक अगर टीचर नहीं बताए तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया। कमेंट्स करके बताना कि सर ये अच्छे से समझ में आया। देखो मैं बहुत एफर्ट देता हूं, और सबसे बड़ा बात है कि कैमरा पे बोलना। देखो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास कोई स्टूडेंट तो रहता नहीं है, मैं कोई कोचिंग तो पढ़ाता नहीं हूं, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाता हूं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। नहीं तो मुझे लगेगा मैं जैसा पढ़ाता हूं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, जब तक आप लोग बताओगे नहीं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, मैं उतना अच्छे से आप लोग को पढ़ा नहीं पा रहा हूं। तो वो जरूर बताना कि आप लोग को मेरा टीचिंग का जो स्टाइल है वे है कैसा लगता है, उससे मुझे भी पता चलता है कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा सर, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितना से 6000 से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6000 से। ठीक है, कैश नरेशन क्या होगा,
नरेशन वही सिंपल, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स नगद में बेचा, सेम नरेशन। ठीक है सर, चलो अब देखो, हमने गुड्स नगद में बेचा ये पता चल गया, हमने ये भी पता कर लिया कि अगर गुड्स लागत से ऊपर बेचते हैं तो प्रॉफिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जितना में हम बेचते हैं उतना से सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि सेल्स के अंदर ही क्या है, लागत और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगर हम बेचते हैं गुड्स, ठीक है ध्यान से सुनना, और गुड्स बेचे और अगर हम लॉस में बेच लिए, मैं क्या बोल रहा है कि गुड्स बेचे हैं बट इसे अगर हम लॉस में बेच लेते हैं, मैं थोड़ा सा ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा बदलाव लाता हूं, देखो फटाफट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, देखो 5,000 का गुड्स है, हम बेच रहे हैं मोहन को, किसको बेच रहे हैं, मोहन को, हम सोल्ड कर रहे हैं गुड्स 5,000 का मोहन को फॉर ₹4,500, यानी 5,000 का गुड्स हम 4,500 में बेच रहे हैं मोहन को। ध्यान से सुना, हिंदी सुनो, मोहन को गुड्स बेच रहे हैं, तो नाम लिए हैं और ये नहीं बोले हैं कि नगद बेच रहे हैं या उधार बेच रहे हैं। अगर कुछ नहीं बोलते हैं, नाम रहता है तो सर उसे हम उधार मानते हैं हमेशा, यानी मोहन को गुड्स बेच रहे हैं, मोहन को गुड्स बेचा, नाम है तो हमेशा क्या मानेंगे, इसे उधार नेचर का ट्रांजैक्शन मानेंगे, यानी क्रेडिट नेचर का ट्रांजैक्शन मानेंगे। अब हम जो बेच रहे हैं इसकी लागत कितनी की है, लागत है सर 5,000, ठीक है, और सेल कितना में कर रहे हैं, बिक्री कितना में कर रहे हैं सर, वो कर रहे हैं 4,500 में। तो आप फटाफट बताओ मुनाफा कितने का है सर, मुनाफा तो छोड़ो, हम लॉस में आ गए हैं, 5,000 का 4,500 में बेच रहे हैं, तो यहां पे मुनाफा नहीं है, लॉस है, यानी प्रॉफिट नहीं, लॉस है, कितने का, 500 का, कितने का है, 500 का। अब यहां पे मैंने थोड़ा सा प्ले किया, मैंने नगद का बात नहीं कर रहा हूं, यहां उधार की बात कर रहा हूं, यानी हम अगर इसे थोड़ा सा अच्छे से और समझे, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा क्या है, बिजनेस है, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे हैं, यानी जिसकी अकाउंटिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये हमारा कस्टमर है। कस्टमर कौन है सर, मोहन, मोहन मेरा क्या है, मोहन मेरा सर कस्टमर है, जिस व्यक्ति को हम बेचते हैं वो मेरा कस्टमर बन जाता है। ठीक है, हम मोहन को गुड्स बेच रहे हैं, मोहन को गुड्स बेचे हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं, कितने का, लागत है 5,000 का, और बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं 4,500 में, सेल कर रहे हैं 45 में। मोहन से कुछ मिल रहा है क्या सर, कैश तो नहीं बोला है, नाम बोला है, तो इसीलिए मोहन से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है लेकिन फ्यूचर में मिलेगा, मोहन देगा, यानी जिस व्यक्ति से फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, वो तो हमारा एसेट रहेगा, क्योंकि देखो आपसे हमें कुछ मिलने वाला है फ्यूचर में, तो आप हमारे लिए क्या हुए, एसेट हुए। वहीं अगर आपको कुछ देना पड़ता मेरे को फ्यूचर में, तो आप हमारे लिए क्या हुए, लाइबिलिटीज बन गए, जो हम क्रेडिटर देखे थे। यहाँ मोहन हमारे लिए क्या है सर, मोहन हमारे लिए डेटर है, मोहन हमारे लिए डेटर है, कितने का है, जितना का उसको बेच रहे हैं, बेच कितने का रहे हो, 4,500 का, तो मोहन तो हमारे लिए 4,500 का डेटर है सर, मोहन हमारे लिए कितने का डेटर है, 4,500 का। मोहन कितना देगा, 4,500 ही देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है, अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सर एक तो हमारा डेटर यानी मोहन, डायरेक्ट डेटर मैं नहीं लिखता हूं, आपको समझाने के लिए मैंने डेटर बोला, बट जब अकाउंटिंग करेंगे तो हम जिस व्यक्ति को बेचे हैं उसका नाम लिखेंगे, मोहन। ठीक है, कितने का सर, हम मोहन को बेचे हैं 4,500 का, तो 4,500 का हमारे लिए, अब ब्रैकेट में आप लिखना चाहो आपको अपने समझ के लिए तो आप लिख सकते हो डेटर। ठीक है, ये हमारे लिए डेटर है। अब सर दूसरा, क्या यहाँ पे स्टॉक लिखे, नहीं सर, जब बेचते हैं तो हमको क्लियर बात तो पता चल गया है कि हम बेचते हैं तो सेल अकाउंट का यूज करते हैं, कौन सा अकाउंट का यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। अब कितने का, तो सर जब प्रॉफिट भी सेल्स में इंक्लूड करके रखे थे, यानी कि आपने 5,000 का गुड 6,000 में बेचा तो सेल्स को 6,000 रखे थे, तो लॉस में भी है तो वो भी लॉस इंक्लूड होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि हम डेबिट करेंगे 4,500 और क्रेडिट करेंगे 5,000, वो भी तो सेम होना चाहिए, यानी लॉस को भी सेल्स के अंदर ही इंक्लूड करना है। तो हमें लागत से कोई मतलब नहीं है, जितना का बेचे हैं उतना से हम रिकॉर्ड करने वाले हैं सेल, यानी सेल कितना का रिकॉर्ड करने वाले हैं सर, 4,500 का रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है,
सेल कितने का रिकॉर्ड करने वाले हैं? 4500 का। ठीक है, चलो तो हमें दोनों अकाउंट्स पता चल गया। अब हम फटाफट नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर क्या है अकाउंट्स का? सर मोहन जो डेटर है वो हमारा असेट के नेचर का है। कौन सा अकाउंट हो गया? ये असेट अकाउंट हो गया। और सेल्स तो क्लियर है सर, रेवेन्यू अकाउंट हो गया, आमदनी का खाता हो गया। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होगा? तो सर असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और रेवेन्यू बढ़ रहा है तो रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे। ये प्लस का सिंबल मतलब इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होता है रेवेन्यू तो क्रेडिट करते हैं, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, चलो अब जर्नल क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री। ठीक है, देखो जर्नल एंट्री क्या होगा? जो अकाउंट डेबिट किया है, किसको डेबिट किया है? मोहन को, तो मोहन को डेबिट करेंगे। मोहन अकाउंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट कितना? 4500 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने? 4500। तो क्या नरेशन होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट आज जो भी पढ़े उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि जर्नल का क्या क्या स्टेप्स होता है जर्नलाइज करते समय। तो जर्नल में हमने देखा कि सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब देखो जब पता लगाओ तो ध्यान रखना कम से कम 2 अकाउंट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई सीमा नहीं है, 3 4 5 जो भी हो, लेकिन कम से कम 2 अकाउंट्स होगा तभी आप डेबिट क्रेडिट कर पाओगे। ठीक है, दूसरा हमें नेचर ऑफ अकाउंट पता लगाना है, यानी क्लियर का रूल देखना है कि वो क्लियर में कौन सा आता है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेज है, एसेट है, रेवेन्यू है, वो पता लगा लिए। उसके बाद हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे, जो हमने CLR और AE का जो रूल है, कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं जब घटता है, तो एसेट एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं जब इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये रूल हमने देख लिया। उसके बाद फाइनली जर्नल पोस्ट करते हैं। तो उस बेसिस पे हमने ट्रांजैक्शंस देखे। क्या क्या ट्रांजैक्शन देखे? तो सबसे पहले तो अगर बिजनेस में नगद से बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर कैश के अलावा अगर गुड्स ले आते हैं, फर्नीचर ले आता है बिजनेस का स्वामी, तो वो सब भी तो एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो एसेट को डेबिट करेंगे, यानी कैश, गुड्स, फर्नीचर सब डेबिट हो जाएगा। और जब बिजनेस का ऑनर कुछ लाता है तो उसके साथ साथ कैपिटल भी बढ़ता है तो कैपिटल को भी हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद हमने परचेज और सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखा। देखो परचेज और सेल से रिलेटेड 2 नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक तो होता है कि नगद खरीद लिए, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नगद खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। नगद खरीदते हैं तो गुड्स आ रहा है यानी परचेज को डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है कैश को क्रेडिट करेंगे। फिर हमने देखा कि गुड्स अगर हम उधार खरीदते हैं तो, अब देखो जनरली उधार खरीदेंगे तो आपको नाम दिया रहेगा कि किस व्यक्ति से हम उधार खरीदे। अगर कोई नाम नहीं दिया रहे सर तो हम जिस व्यक्ति से उधार खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं, तो हम क्रेडिटर अकाउंट यूज कर सकते हैं। वैसे जनरली नाम दिया रहेगा। अब नाम दिया रहेगा तो क्या होगा, जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और जिस व्यक्ति का नाम है उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा नगद अगर गुड्स बेचते हैं तो कैश आ रहा है, सेल्स को क्रेडिट करते हैं क्योंकि सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है। अगर हम ये रहता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि लागत इतना है और इतना में बेचा, तो हमको लागत से मतलब नहीं है, जितना में बेचे उसको यूज करना है। हमको मानना है कि हमेशा ध्यान रखना है कि सेल्स में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड रहता है या लॉस है तो वो भी ऑलरेडी इंक्लूड है। तो यानी हमें केवल लागत से कोई मतलब नहीं है, जितना में हम बेच रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, नगद बेचते हैं तो कैश टू सेल्स करते हैं, और अगर उधार बेचते हैं तो व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तो जो भी व्यक्ति का नाम है उस पार्टी को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अगर नाम नहीं लिखा रहेगा तो हम वहां पे डेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को उधार बेचते हैं उसे हम डेटर बोलते हैं। तो ये हमने देखा सारा टोटल 7 बेसिक ट्रांजैक्शन हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जितना भी ट्रांजैक्शन है जो बेसिक नेचर का है उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो बच्चों, मैंने अपने तरफ से पूरा जिम्मेदारी निभाया। आज का लेक्चर मेरे को लगता है 1 आवर से ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि देखो ये जो आपका बेस बिल्डिंग है, ठीक है, मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको एकदम अच्छे से मैच्योरिटी लेवल का जर्नल आ जाए। इवन कि आप कोई चार्टर अकाउंटेंट भी आपसे पूछता है तो आप डिफेंड कर सकते हो कि हाँ मुझे जर्नल का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से आता है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से समझाया। अब आपका क्या काम बनता है? आपका काम बनता है कि आप
सारा क्लासेस अच्छे से कर लोगे, ठीक है, उसका नोट्स तैयार कर लोगे और उसके बाद खुद से पूछोगे कि सर ने डेबिट किया तो क्यों किया, क्रेडिट किया तो क्यों किया, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ क्वेरी जरूर बनेंगे, कुछ ना कुछ, अगर आप अच्छे से समझ के आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कुछ क्वेरीज आएंगे, आप जरूर पूछना विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई सा भी लैंग्वेज यूज करके आप पूछ सकते हो, आपको हिंदी में पूछना है हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछना है इंग्लिश में पूछो, भोजपुरी में पूछना है भोजपुरी में पूछो, मैथिली में पूछना है मैथिली पूछो, बंगाली में पूछना है बंगाली में पूछ सकते हो, जो लैंग्वेज है। इवन जो लैंग्वेज मुझे नहीं आता मैं कोशिश करूंगा कि गूगल ट्रांसलेट से उसे ट्रांसलेट करके मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।